Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I will talk about a major figure among English romantic poets. Students, ये जो poet हैं इनका ताल्लुक romantic poets की younger generation से है. ये बहुत ही revolutionary poet थे. इन्होंने बहुत ही अनकन्वेंशनल लाइफ गुजारी और स्टूडेंट्स इनकी बहुत अर्ली एज में ट्रेजिक डेथ हो गई. और स्टूडेंट्स इनका नाम है पर्सी बिश शैली. तो बात करते हैं शैली के बारे में. स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने बड़ी ही अनकन्वेंशनल लाइफ गुजारी. तो इनके लाइफ इवेंट से आपको पता चलेगा कि ये किस हद तक दुरुस्त है बात. स्टूडेंट्स, शैली वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792 और इनके फादर पार्लियामेंट के मेंबर थे. नाम था उनका टिमोथी शैली और इनकी मदर एलिजाबेथ एक लैंड ओनर थी. स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि शैली को बचपन में किसी किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा. उनका बचपन एक हैप्पी चाइल्डहुड था. लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से था. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो बहुत ही अनकन्वेंशनल माइंडेड थे. और स्टूडेंट्स, इनके जो फादर थे वो बहुत हार्ड हेडेड और प्रैक्टिकल माइंडेड थे, रूल्स को फॉलो करने वाले. इसलिए शैली के अंदर प्रोटेस्ट का स्पार्क बहुत जल्दी पैदा हो गया था. सबसे पहले इनके अंदर प्रोटेस्ट का स्पार्क अपने फादर के अगेंस्ट पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उनकी पूरी लाइफ में ये जो प्रोटेस्ट है फैलता चला गया और जो वो उनमें रेबिलियन का जज्बा पैदा हो गया. फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में. तो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन घर पे ही रिसीव की. उसके बाद उन्होंने ईटन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इनका एक्सपीरियंस जो है, इनके एक्सपीरियंसेस हैं वो आम स्टूडेंट्स से काफ़ी डिफरेंट थे. ईटन कॉलेज में रहते हुए इनको मैड शैली का टाइटल दिया गया. इसकी वजह क्या थी स्टूडेंट्स? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वो कन्वेंशंस को फॉलो करने वाले नहीं थे. वहाँ पे लड़कों की बुलिंग का शिकार होते थे. एज यू नो कि जब भी आप किसी नए इदारे में जाते हो तो वहाँ पे सीनियर्स को यू हैव टू फॉलो द सीनियर्स. लेकिन शैली जो है वो सीनियर्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको ओबे नहीं करते थे और एक किस्म के कैन से कि डिसोबीडियंस का मुजाहरा करते थे. इसी वजह से लड़के इनको बहुत तंग करते थे. इसके अलावा शैली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. ज़्यादातर इनका वक्त स्टडी में गुजरता था और इस वजह से लड़के इनको काफ़ी तंग करते थे और ये फिर जब तंग होने पे बहुत चीख उठते थे तो इसकी वजह से इनको मैड शैली कहा जाता था. लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अलावा ईटन में इनका जो बैड टाइम था उसकी वजह इनके अपने प्रैंक्स भी थे. स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे और अपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स को ये अपने प्रैंक्स में यूज़ करते थे. और ये कोई छोटे मोटे प्रैंक्स नहीं होते थे. काफ़ी यू कैन से के डेंजरस किस्म के प्रैंक्स होते थे इनके. और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि इन्होंने एक दफ़ा एक ट्री को गन पाउडर से उड़ा दिया. तो इस तरह के प्रैंक्स ये ईटन कॉलेज में रहते हुए करते रहते थे. और उसके बाद हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही ट्रैक से हट के लाइफ गुजारी है. स्टडी में ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे. इवन ये 16 आवर्स अ डे ये स्टडी करते होते थे. बहुत डेडिकेशन से स्टडी करते रहे. लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने एक ऐसा ब्लंडर मारा जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया. क्या किया इन्होंने स्टूडेंट्स के? इन्होंने अपने फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉग के साथ मिलकर एक पम्फलेट पब्लिश किया. स्टूडेंट्स, पम्फलेट का टाइटल था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म और ये एनोनिमस था. स्टूडेंट्स, इसमें ऑथरशिप में किसी का नाम नहीं था और ऑथरशिप में नाम की जगह बाय एन एथीस्ट लिखा गया था. लेकिन स्टूडेंट्स, शैली के एटीट्यूड, शैली के थॉट्स के बारे में सब जानते थे और ये अंडरस्टूड था, सब जानते थे कि शैली के सिवा ये काम किसी का नहीं है. जब इसको अथॉरिटी ने कॉल किया, बुलाया, पूछा इस पम्फलेट के बारे में, तो स्टूडेंट्स, शैली ने ना तो इसे एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया. इसने किसी भी किस्म का जवाब देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से इसको ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया. और साथ साथ इसके जो बेस्ट फ्रेंड था
थॉमस जेफरसन हॉक, उसको भी एक्सपेल कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह की लाइफ इन्होंने स्टूडेंट लाइफ इस तरह की गुजारी है, कन्वेंशनल लाइफ नहीं थी इनकी, जैसे आम स्टूडेंट्स की बड़ी स्मूथ सी अच्छी लाइफ होती है। तो ये शुरू से ही कन्फ्लिक्ट में रहे सोसाइटी के साथ। और स्टूडेंट्स अगर हम इनके मैरिज की बात करते हैं तो इनके मैरिज का जो मैरिज के जो हालात थे और वाक़यात थे वो भी काफ़ी डिफरेंट से हैं। इनकी जब ये ऑक्सफोर्ड से इनको एक्सपेल कर दिया गया स्टूडेंट्स, तो अगस्त 28, 1811 में शैली ने अपनी एक अपनी सिस्टर की क्लास फेलो थी, एक लड़की जो कि इनसे तकरीबन 3 साल छोटी थी, उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर लिया। स्टूडेंट्स इनके फादर ने इनको बहुत रोका, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी और उस लड़की को लेकर स्कॉटलैंड भाग गया और उससे वहाँ पे शादी कर ली। स्टूडेंट्स इस वजह से इनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी ख़राब हो गए और फादर ने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ये हैरियट, ये जिस लड़की से इन्होंने शादी की उसका नाम हैरियट वेस्टब्रूक था, और ये बहुत जल्द ही उस लड़की से भी उकता गए और उनको एहसास हो गया कि शायद इस लड़की ने मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि इनके पैसे की वजह से शादी की है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई और फिर एट द एंड जो है हैरियट वेस्टब्रूक ने सुसाइड कर ली। लेकिन स्टूडेंट्स जब इन्होंने इनकी वाइफ ने सुसाइड की उस वक्त ये शैली के तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने शैली को इसके 2 बच्चों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। किस वजह से? क्योंकि इसके जो थॉट्स थे वो बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और इसके अलावा इसके एथिस्ट होने की वजह से इसको बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकी। तो यहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और स्टूडेंट्स उसके बाद इनकी दूसरी शादी थी मैरी गॉडविन के साथ। स्टूडेंट्स विलियम गॉडविन जो है वो बहुत बड़ा एक उस वक्त का रेडिकल राइटर था और शैली गॉडविन का बहुत बड़ा एडमायरर था। वहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं कि शैली जो है एक्चुअली विलियम गॉडविन की बुक पॉलिटिकल जस्टिस के अंडर इन्फ्लुएंस था। उसके व्यूज़ से उसकी थॉट से ये बहुत ज़्यादा मुतासिर था। तो ये गॉडविन से मिलता है, लेकिन और गॉडविन इन दिनों फाइनेंशियल क्राइसिस में था। जब उसने देखा कि एक रिच पोइट उसकी तरफ माइल हो रहा है तो उसने उसको वार्मली वेलकम किया। स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हुए शैली गॉडविन की खूबसूरत और इंटेलिजेंट बेटी मैरी से मिलता है और हम देखते हैं कि ये शैली पहले ही अपनी फर्स्ट वाइफ हैरियट से उकता चुका था और मैरी के साथ शैली का मिलना हैरियट और शैली के रिलेशनशिप के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। शैली ने हैरियट को छोड़ दिया और फिर शैली ने मैरी के साथ रहना शुरू कर दिया आउट ऑफ वेडलॉक। लेकिन स्टूडेंट्स ये उससे इस कदर मोहब्बत करने लगा कि उसने उसको थ्रेट किया मैरी को कि अगर वो इससे शादी नहीं करेगी तो ये खुदकुशी कर लेगा। इस तरह से मैरी ने शैली के साथ शादी कर ली और स्टूडेंट्स इनकी शादी के बाद इसकी फर्स्ट वाइफ ने सुसाइड कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि विलियम गॉडविन जो है इस शादी पे बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट उसने किया, इस शादी पे बज़ाहिर नाराज़ था, लेकिन ये सिर्फ बज़ाहिर था, वो अंदर ही अंदर इस चीज़ पे खुश भी था क्योंकि इस तरह से उसको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली थी शैली से, जो कि एक रिच पोइट था। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके अलावा इसकी वाइफ्स के अलावा एक और औरत का इसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। स्टूडेंट्स वो एक स्कूल टीचर थी जिसके बारे में शैली का कहना था कि ये मेरी सेकंड हाफ है। इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था शैली की लाइफ पे, शैली की राइटिंग्स पे भी। क्वीन मैब जो इसकी बहुत ही फेमस पोएम है वो भी इसने इसी लेडी से इम्प्रेस होकर लिखी थी। और स्टूडेंट्स इनकी डेथ का जो, अगर हम डेथ के बारे में बात करें तो इनकी डेथ भी बहुत ट्रेजिक है। ये एक बोट में ट्रैवल कर रहे थे और इनकी बोट स्टॉर्म का शिकार हो गई और इनकी डेथ ड्रॉनिंग से हुई। स्टूडेंट्स बोट के बारे में भी बहुत सारी ओपिनियंस हैं। बोट का नाम स्टूडेंट्स एक्चुअली डॉन जुआन था, मगर शैली की डेथ से पहले बोट का नाम डिसाइड करने पर बायरन और शैली में
काफ़ी झगड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ कि डॉन जुआन जो है बायरन की पोएम का नाम है, और बायरन और शैली में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। बायरन के बारे में आपको पता होगा कि बायरन भी यंगर रोमांटिक्स में से एक पोइट हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। और बोट का नाम डॉन जुआन जो है ये बायरन की पोएम के टाइटल पे रखा गया था। लेकिन शैली की डेथ से पहले बोट के नाम डिसाइड करने पर शैली और बायरन में काफ़ी झगड़ा हुआ था। शैली एक्चुअली बोट का नाम एरियल रखना चाहता था, बट इस झगड़े के बावजूद स्टूडेंट्स, बायरन ने शैली की डेथ के बाद ये स्टेटमेंट दी कि आई नेवर मेट अ मैन हु वॉज नॉट बीस्ट इन कंपेरिजन टू हिम। और स्टूडेंट्स, लेकिन शैली की डेथ के बाद सिर्फ बायरन एक ऐसा इंसान था जिसने उसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ दिए। अदरवाइज जितने भी राइटर्स थे, जितने भी लोग उसको जानने वाले थे, किसी के व्यूज़ उसके बारे में अच्छे नहीं थे। इवन एक न्यूज़पेपर में उसके डेथ के बाद लिखा गया कि शैली, द राइटर ऑफ सम इनफाइनल पोइट्री, हैज़ बीन ड्रॉन्ड, नॉट नाउ ही नोज वेदर देर इज गॉड और नो। कि शैली जो कि एक पोइट था वो मर गया है, डूब के मर गया है, और अब वो जान लेगा कि खुदा है या नहीं। यानी कि उसके एथीस्ट होने को जो है वो अटैक किया गया। उसके एथिज्म के थॉट्स की वजह से उसको डिसलाइक किया जाता था, उसके रिबेलियस थॉट की वजह से उसको डिसलाइक किया जाता था। और स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत स्ट्रेंज सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, जब शैली को जलाया गया आफ्टर डेथ, तो उसकी सारी बॉडी जल गई मगर उसका दिल नहीं जला। और मैरी शैली जो कि उसकी वाइफ थी, उसने इसके दिल को दफन करने की बजाय एक सिल्कन श्राउड में लपेट कर अपने पास रखा, और सोच वो जहाँ भी जाती थी इस दिल को अपने पास रखती थी। और मैरी की डेथ के बाद 1 माह बाद वो दिल पर्सी की पोएम्स के साथ मैरी के ड्रॉर में रखा हुआ मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना बहुत ही क्रीपी सा लेकिन बहुत रोमांटिक सा ये नज़र आता है ये सारी कहानी। और फिर स्टूडेंट्स, ये दिल पर्सी के बेटे, जिसका अपना नाम भी पर्सिबिश शैली था, उसकी डेथ के बाद, इसके बेटे की डेथ के बाद उसके साथ ही शैली के दिल को भी दफन कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी शैली की लाइफ। आप देख सकते हैं कि किस कदर डिफरेंट और अनकन्वेंशनल सी लाइफ थी। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी पोइट्री की बात करते हैं तो ये ज़्यादा फेमस थे अपनी इन पोइम्स की वजह से। उजिमेंडियस, और टू द वेस्ट विंग, टू द स्काईलार्क म्यूजिक, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, द क्लाउड, द मास्क ऑफ एनार्की। और इसके अलावा अपने एक लिरिकल ड्रामा, एक वर्स ड्रामा की वजह से द सेंसी, और इसके अलावा क्वीन मैब, और स्टूडेंट्स इसके अलावा लास्टर, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडोनिस, और स्टूडेंट्स प्रोमीथियस अनबाउंड जो कि एक वर्स ड्रामा था, इसकी वजह से ये फेमस थे। स्टूडेंट्स, इनको हम एज अ पॉइंट डिस्कस करते हैं। Students, look at the slide. Percy Bysshe Shelley was the most revolutionary and non-conformist of the Romantic poets. His passionate search for personal love and social justice is shown in his poems. Which are some of greatest in English language. Shelley was a revolutionary idealist, a prophet of hope and faith, and he was a visionary who dreamed of a golden age. Students, Shelley hopeful था, एक गोल्डन एज के लिए वो रेवोल्यूशनरी था। वो एक यू कैन से कि उसके अंदर एक स्पार्क था कुछ चेंज करने का, कुछ चेंज लेके आने का। वो उम्मीद रखता था कि ये सब कुछ चेंज हो सकता है। स्टूडेंट्स, वो इंडिविजुअलिस्ट और आइडियलिस्ट था जिसने तमाम इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, चर्च, मैरिज, क्रिश्चियन फेथ, सबको रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, उसने जुल्म के खिलाफ बगावत की। शैली के ख्यालात अनार्किक थे जो उस वक्त की कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए काफ़ी डेंजरस थे। स्टूडेंट्स, उसकी बहुत सारी पोएम्स सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करती हैं। और हम देखते हैं कि क्वीन मैब जो उसकी काफ़ी फेमस पोएम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब इसने क्वीन मैब लिखी तो वो अपने अर्ली डेज में, उस वक्त शैली जो है वो विलियम गॉडविन की बुक पॉलिटिकल जस्टिस के अंडर इन्फ्लुएंस रहा, और उसने देखा कि तमाम इंस्टीट्यूशंस, किंग्स और प्रीस्ट,
चर्च, ये सब के सब करप्ट हैं और ये सब तरक्की की राह में रुकावट हैं। स्टूडेंट्स, इसने एक नई दुनिया का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उसने ये सोचा कि एक रेवोल्यूशन आएगी जब ये सारे ये करप्ट लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये सब कुछ हम इसकी पोएम क्वीन मैप में देखते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट तो सब पे ही था, सब रोमांटिक पोइट्स पे था, लेकिन एल्डर रोमांटिक्स जो है वो काफ़ी डिसल्यूजनमेंट का शिकार हो गए थे रेन ऑफ टेरर की वजह से, होपलेस हो गए थे। लेकिन शैली ने रेवोल्यूशन का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा था। स्टूडेंट्स, शायद फ़र्क ये भी था कि एल्डर रोमांटिक्स ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन शैली ने ये सब कुछ किताबों में पढ़ा था, इसलिए वो स्टिल होपफुल था। वो रेवोल्यूशन चाहता था, वो चाहता था कि ये सब कुछ करप्शन ख़त्म हो और रेवोल्यूशन आए और न्यू वर्ल्ड जो है वो उसके वो सोचता था कि एक नई दुनिया मुंतज़िर है हमारी अगर हम कोशिश करें। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इनकी जो दूसरी फेमस वर्क है, हम उसको देखते हैं, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये स्टूडेंट्स इसमें भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की ट्रांसफिगर्ड पिक्चर देखते हैं। इसमें इसकी पोएम में हमें ये एक नई दुनिया का ख्वाब नज़र आता है, एक बेटर वर्ल्ड का ख्वाब नज़र आता है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद इनकी जो एक लिरिकल ड्रामा है, एक वर्स ड्रामा है, प्रोमेथियस अनबाउंड, जिसमें इसमें हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो प्रोमेथियस है उसको हम एक इंसान की जगह पे स्टैंड करता हुआ देखते हैं। इसमें हम इंसान की रिवोल्ट देखते हैं फॉल्स गॉड्स के अगेंस्ट, ठीक है, झूठे खुदाओं के खिलाफ हम इंसान की रिवोल्ट देखते हैं। या इस पोएम में स्टूडेंट्स प्रोमेथियस जो है इंसान दोस्ती की ताकतों के खिलाफ, इंसान दोस्ती की ताकतों के खिलाफ जो एक लॉन्ग स्ट्रगल हुई है उसमें एक इंसान की हैसियत से खड़ा हुआ हमें नज़र आता है। और आखिरकार एंड पे हम देखते हैं कि वो एशिया के साथ यूनाइटेड कर दिया जाता है, गॉड्स उसे एशिया के साथ यूनाइटेड कर देते हैं। और एशिया सिंबलाइज करता है यहाँ पे मोहब्बत और नेकी के रीजन को, ठीक है। और फिर हर चीज़ से प्रॉमिस किया जाता है कि सब मिलकर एक साथ रहेंगे, एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट की जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोग इसकी पोएम में, इस वर्स ड्रामा में होप देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, रेबिलियन देखते हैं, रेवोल्यूशन का ख्वाब देखते हैं। तो इसकी पोएम हमें एक नई दुनिया का ख्वाब दिखाती हैं। हम हर जगह रिवोल्ट और होप देखते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा शैली अपनी लिरिकल पोएम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिरिकल क्वालिटी की वजह से काफ़ी फेमस था। स्टूडेंट्स, एक्चुअली रोमांटिक्स में से किसी और पोइट में इतनी लिरिकल परफेक्शन हमें नज़र नहीं आती जिस कदर शैली की पोइट्री में स्पॉन्टेनिटी और लिरिकल परफेक्शन हमें नज़र आती है, वो किसी और पोइट की पोइट्री में नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स, इसके अलावा शैली, अगर हम बात करें इसकी लिरिकल पोइट्री की, तो स्टूडेंट्स इसकी लिरिकल पोइट्री में बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स भी हैं। इन लॉन्ग पोएम्स के अलावा, इन इसके जो मेजर वर्क्स के अलावा शॉर्ट पोएम्स भी हैं जो लिरिक्स में लिखी गई हैं और उनकी वजह से भी ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे कि सब रोमांटिक पोइट्स नेचर से इम्प्रेस थे, इसी तरह स्टूडेंट्स शैली भी सब रोमांटिक्स की तरह नेचर से इंस्पायर्ड है, मगर उसमें और बाकी में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, वो वर्ड्सवर्थ की तरह सिर्फ नेचर से मोहब्बत कर लेने में मुतमईन नहीं है, वो कंटेंटेड नहीं है। नेचर से मोहब्बत करने में ही सिर्फ उसकी कंटेंटमेंट नहीं है, बल्कि वो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखता है स्टूडेंट्स वो वही बन जाता है, अपने आप को उसमें ढाल लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो यूनिवर्स के साथ एक कम्युनियन, पैशनेट कम्युनियन रखता है। जैसे हम देखते हैं को अगर उसकी पोएम है टू अ स्काई लार्क, तो वो उसमें एक लार्क बन जाता है। द क्लाउड में क्लाउड की तरह बिहेव करते हुए नजर आता है। वेस्ट विंड और टू वेस्ट विंड में एक वेस्ट विंड की बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था शैली के बारे में। और अगर हम इसकी पोइट्री की खुसूसियात, इसकी लाइफ सबको देखें तो स्टूडेंट्स हम ये इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ऑल दो ही लिव्ड शॉर्ट, मगर इसने जो कुछ भी लिखा वो एवर लिविंग है।
और बहुत ही खूबसूरत लिखा। और ख़ूबसूरत चीज़ तो जैसे कि आपको पता है कीट्स ने कहा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट लिव्ड पोइट्स की ये जो यंगर पोइट्स हैं बायरन, शैली और कीट्स, ये तीनों बहुत थोड़ी ज़िंदगी इन्होंने पाई, लेकिन इन्होंने इतना खूबसूरत लिखा कि स्टूडेंट्स इन शॉर्ट लिव्ड पोइट्स की ब्यूटीफुल पोइट्री हमेशा रीडर्स को प्लेयर प्रोवाइड करती रहेगी। तो यही कहना था कीट्स का कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पे ये बात प्रूफ होती है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे बायरन के बारे में, द थर्ड वन फ्रॉम द यंगर रोमांटिक पोइट्स। तो स्टूडेंट्स उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।